हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है +2 अकाउंटेंसी का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ उसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं उनको सोल्यूशन करके मैं आपको बताऊंगा। आप जो है सभी बच्चे जो है वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और ध्यान से देखने के बाद आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसानी से समझ आएंगे। मैं बारी बारी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो चाहे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो उसका पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसका आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे जो है वो वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। तो हम सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है उनको करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें से आपसे ये पूछा है कि निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है। ये नहीं पूछा है कि संस्था कौन सी लाभ कमाने वाली है, बल्कि ये पूछा है कि कौन सी, जो आपके पास ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो लाभ ना कमाने वाली है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपके पास दिया है स्पोर्ट्स क्लब, सेकेंड ऑप्शन आपके पास दिया है कॉलेज, थर्ड ऑप्शन आपके पास दिया हॉस्पिटल एंड द फोर्थ ऑप्शन दिया आपके पास प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो आपको पता होना चाहिए खेल क्लब जो है लाभ कमाने वाली संस्था है, कॉलेज भी लाभ कमाने वाली संस्था है, हॉस्पिटल भी जो है वो लाभ कमाने वाली संस्था है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका प्राइवेट एंटरप्राइजेज अर्थात निजी संस्थान। तो आपका पहले का जो आंसर है वो है जी आपका प्राइवेट एंटरप्राइजेज। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन दिया है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज, कि लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या होता है? नंबर 1 टू अर्न द प्रॉफिट। ए ऑप्शन आपके पास दिया है कि क्या लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। बी ऑप्शन आपके पास दिया है टू सर्व द सोसाइटी, मतलब समाज की सेवा करना। थर्ड दिया है कि टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता तैयार करना। और आपके पास डी ऑप्शन दिया है प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो इसमें जो आपका सब स्थिति विवरण बनाना जो है ये भी जो है लाभ कमाने वाली संस्थाओं का उद्देश्य नहीं है, लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं का उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है अर्थात जो इसका आंसर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि तो ना तो लाभ कमाना होता है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना होता है और ना ही बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है। ये जो उद्देश्य होता है ये लाभ कमाने वाली संस्थाओं का होता है। तो लाभ कमाने वाली संस्थाओं का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सोसाइटी को अपनी सेवाएं देना है। तो इसका राइट आंसर है बी टू सर्व द सोसाइटी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज, प्राप्ति और भुगतान खाता है। आपके पास ऑप्शन दिए हैं 4। पहला ऑप्शन दिया है पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट, नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, अवास्तविक खाता है या लाभ हानि खाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है इट इज ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो इसका सही जो आंसर है रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का वो है जी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। उसके बाद है अगला जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये है जी आपका कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो ए बैलेंस ऑफ। आय व्यय खाता जो है सामान्यता दिखाता है। क्या दिखाता है? आपके पास ऑप्शन दिए हैं 4। ए ऑप्शन आपके पास दिया है कैश इन हैंड, कैपिटल फंड, नेट प्रॉफिट या सरप्लस और डिफिसिट। मतलब ए आपके पास दिया है रोकड़ शेष, बी दिया है पूंजी शेष, तीसरा सी आपके पास दिया है शुद्ध लाभ और डी आपके पास ऑप्शन दिया आधिक्य या घाटा। तो आप सभी जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है आपको सरप्लस और डिफिसिट को दर्शाता है। इसका मतलब है इसका जो सही आंसर है डी जो आपका सरप्लस और डिफिसिट। उसके बाद अगला 5th है लाइफ मेंबरशिप फीस इज। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? जीवन सदस्यता शुल्क क्या है? तो आपको पता होना चाहिए इट इज ए लाइबिलिटी। अर्थात आपके पास ऑप्शन दिया है लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंसेस है या अर्नड इनकम है, दायित्व है, आय है, व्यय या कमाई हुई आय है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वो आपकी लाइबिलिटी है। उसके बाद छठा ऑप्शन आपके पास दिया है कि टू स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस
व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि साझेदारी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम कितने साझेदारों की आवश्यकता होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपने साझेदारी व्यवसाय शुरू करना है तो उसमें कम से कम कितने व्यक्तियों की आपको आवश्यकता है। तो इसका आपके पास ऑप्शन दिए हैं, ए दिया है 10, ए दिया है 2, बी दिया है 10, सी दिया है 4 और डी दिया है 20। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर मिनिमम मेंबर्स की जो संख्या होती है वो आपकी होती है जी 2। तो किसी भी साझेदारी व्यवसाय को अगर आपने प्रारंभ करना हो तो उसके लिए जो मिनिमम सदस्यों की संख्या होती है वह 2 होती है। उसके बाद व्हाट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट इज यूज टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। ये बोलते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में किस प्रकार का अनुबंध प्रयोग में लाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए हैं, रिटन एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, रिटन और ओरल एग्रीमेंट और नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जब भी आप कभी साझेदारी व्यवसाय में अनुबंध प्रयोग में लाते हैं तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है जी आपका सी, रिटन और ओरल एग्रीमेंट। अर्थात सिंपल सी बात है कि लिखित या मौखिक अनुबंध का जो है वो होना इसके अंदर जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी पार्टनरशिप फोरम में जो एग्रीमेंट होता है वो लिखित और मौखिक अनुबंध माना जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो सी है, लिखित और मौखिक अनुबंध। उसके बाद एट्थ का जो आपका क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लायबिलिटी आर। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। आपके पास ऑप्शन दिया है ए अनलिमिटेड लायबिलिटी, बी दिया है लिमिटेड टू द शेयर कैपिटल ऑफ द बिजनेस, सी आपके पास दिया है लिमिटेड लायबिलिटी एंड फोर्थ आपके पास दिया है बोथ ए एंड सी। तो जब इस बात का ध्यान रखें कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व जो है, इसका जो राइट आंसर है वो यद्यपि जो राइट आंसर है वो अनलिमिटेड आएगा। कई बारी आप सभी जानते हैं कि जो 2013 के बाद ये भी क्लियर दिया है कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड भी होती है, वो लिमिटेड लायबिलिटी कुछ पार्टनर्स की होती है, परंतु क्योंकि जब कोई इन्फॉर्मेशन ना पूछी गई हो कि कौन सा बिजनेस है तो इसके अंदर ये पता होना चाहिए आपको कि साझेदारों का दायित्व जो है वो अनलिमिटेड होता है। अर्थात सिंपल सी बात है कि आपका जो दायित्व होगा, साझेदारों का जो दायित्व होगा वो असीमित होगा। अर्थात इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ए अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज। तो आप सभी जानते हैं कि साझेदारी व्यवसाय में लिखित अनुबंध को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन आपके पास दिए हैं, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि साझेदारी अनुबंध, साझेदारी संलेख या साझेदारी अधिनियम। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी आपका पार्टनरशिप डीड। कि साझेदारी व्यवसाय में जो लिखित अनुबंध होता है उसको आप पार्टनरशिप डीड की संज्ञा देते हैं। ए रिटन डॉक्यूमेंट जो आपका डॉक्यूमेंट होता है which contains the rules and regulation of the partnership is called partnership deed। तो एक प्रकार का लिखित अनुबंध जो जिसमें साझेदारी के नियमों व उपनियमों की व्याख्या की जाती है उसे आप पार्टनरशिप डीड की संज्ञा देते हैं। तो साझेदारी में जो है जो एग्रीमेंट होता है वो आपका पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अर्थात इसका जो राइट आंसर है वो है जी आपका पार्टनरशिप डीड। उसके बाद इन द पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को जो है वो पार्टनरशिप एक्ट की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टनरशिप जो अधिनियम होता है वह लागू होता है, वो अधिनियम जो लागू होता है। ऑप्शन आपके पास दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है 1956, बी दिया है 2013, सी आपके पास दिया है 1932 और डी दिया आपके पास 1912। तो इस बात का ध्यान रखें कि साझेदारी अधिनियम जो है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है आपका वो 1932 जो है वो लागू होता है। उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म में भी आपके पास ऑप्शन दिए हैं कि फर्म का पुनर्गठन हो सकता है। पहला ऑप्शन आपके पास दिया है, ए ऑप्शन आपके पास दिया है इन केस ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो यहाँ आपके पास दिया है कि साझेदारी का पुनर्गठन हो सकता है। बी केस आपके पास दिया है इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स।
सी ऑप्शन आपके पास दिया है कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और डी ऑप्शन आपके पास दिया है इन केस ऑफ ऑल द अबो कंडीशन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, चाहे आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की दशा में भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। जब कोई नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश करता है तो उस समय भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। वर्तमान साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर में भी साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो इसका मतलब है कि जो इसका राइट आंसर है कि इन केस ऑफ ऑल द एबो कंडीशन, कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से भी, एडमिशन से भी, डेथ से भी और रिटायरमेंट से भी जो है वो साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर है इन ऑल ऑफ द एबो कंडीशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए न्यू पार्टनर इज नीडेड इन द फर्म। ये बोलते हैं कि एक फर्म में नए साझेदारों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? आपके पास ऑप्शन दिया है। ए ऑप्शन दिया है टू इंक्रीज द फर्म्स कैपिटल एंड टू गेट सुटेबल पर्सन। बी ऑप्शन आपके पास दिया है टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सी ऑप्शन आपके पास दिया है टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। डी ऑप्शन आपके पास दिया है टू वाइंडिंग अप द फर्म। तो आपको पता होना चाहिए एक साझेदार में नए साझेदार की आवश्यकता होती है। तो आपके पास दिए ऑप्शन तो आपके पास 4 दिए थे कि फर्म में पूंजी में वृद्धि करना, या उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव करना है उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति करने के लिए, या पुराने साझेदारों के लाभ को बढ़ाने के लिए, या पुराने साझेदारों की पूंजी को बढ़ाने के लिए, या फर्म का समापन करने के लिए। तो 3 ऑप्शन जो आपके बी और सी और डी दिए हैं ये तो हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि एक नए साझेदार के फर्म में आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आप फर्म की कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि फर्म में जो है किसी उपयुक्त व्यक्ति की आपको प्राप्ति हो, ताकि आप उस व्यक्ति की गुडविल का फायदा उठा सकें, ताकि उस व्यक्ति के अंदर जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है उसका फायदा उठा सकें, ताकि जो उस बंदे के अंदर जो है वो गुण है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल वह एम्प्लॉय था तो वह और अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो और बिजनेस के अंदर जो है उसके आने का और अधिक फायदा हो। बिजनेस में यदि आप उसको मान लो पार्टनरशिप में शामिल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि वो आपकी पार्टनरशिप को फर्म को छोड़कर जो है वो जाए और एक अन्य किसी पार्टनरशिप फर्म में शामिल हो जाए, जिससे वही व्यक्ति आपके साथ कंपटीशन करे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि जिसके कारण एक नए साझेदार को आप साझेदारी में प्रवेश करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कि टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द फर्म एंड टू गेट सुटेबल पर्सन, कि एक फर्म में फर्म की पूंजी को वृद्धि करना और सुटेबल पर्सन को जो है प्राप्त करना के लिए जो है आप क्या करते हैं, एक साझेदार को फर्म में प्रवेश लाते हैं। उसके बाद अगला है जी आपका अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट इनटू। तो आपको पता होना चाहिए कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी से क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर साझेदार फर्म की लायबिलिटी कम होती है, किसी भी फर्म की लायबिलिटी कम होने पर आपको फायदा होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी फर्म में अगर आपकी लायबिलिटी कम होती है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में या किसी भी अन्य फर्म में अगर लायबिलिटी कम होना, लायबिलिटी का कम होना बिजनेस का प्रॉफिट की ओर इंडिकेट करता है। जो आपको पता होना चाहिए तो इसका आपके पास ऑप्शन दिए हैं टू गेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, लॉस ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नाइदर गेन और लॉस, और टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नन ऑफ द अबोव। तो आपके पास दिया कि वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, वर्तमान साझेदारों की हानि होगी, वर्तमान साझेदारों को तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, या इसमें से कोई नहीं। तो मैंने जैसे इसका आपको पहले ही स्टिक जवाब दिया था कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है कि किसी भी साझेदारी के में दायित्व के कम होने का मतलब है कि फर्म के जो साझेदार हैं उनको जो है उनके लाभ में वृद्धि होगी। तो गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है इसका राइट आंसर है, अर्थात ए इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका अगला 14, तो गुडविल जो है आपका क्या कौन सा असेट है कि ख्याति, गुडविल इज ए, ख्याति है एक, क्या है, करंट असेट है, फिक्स्ड असेट है, इंटेंजिबल असेट है, या नन ऑफ द एबोव है, अर्थात चालू संपत्ति या कृत्रिम संपत्ति या अमूर्त संपत्ति या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, अर्थात
जो आपका गुडविल है वह एक अमूर्त संपत्ति है। तो इसका राइट आंसर जो है कि गुडविल जो है एक इंटेंजिबल असेट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप सभी जानते हैं गुडविल को वैल्यूएशन करने के एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड या ऑल ऑफ द एबोव। तो निम्नलिखित में से ख्याति का मूल्यांकन करने की विधि है औसत लाभ विधि, अति लाभ विधि या पूंजीकरण विधि या उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ द एबोव अर्थात सिंपल सी बात है कि गुडविल को वैल्यूएशन करने के एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इसके अतिरिक्त भी हैं परचेज कंसिडरेशन मेथड और एन्युटी मेथड। तो इसका मतलब है कि इसका जो स्टिक जवाब है वो है जी कि गुडविल को वैल्यूएशन करने के जो मेथड्स हैं वो है जी आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका 16 वो है जी सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो बराबर होता है किसके? तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो बराबर होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बी ऑप्शन आपके पास दिया है सेल माइनस नेट प्रॉफिट। सी ऑप्शन आपके पास दिया है कि नॉर्मल प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट और डी ऑप्शन आपके पास दिया है नन ऑफ द एबोव। तो आप सभी जानते हैं कि सुपर प्रॉफिट इज द प्रॉफिट विच जो आपका प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से जो ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको आप जो है क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो इस बात का ध्यान रखें कि एक्चुअल प्रॉफिट और जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट है उसका जो डिफरेंस है वही जो है वो क्या होगा जी आपका सुपर प्रॉफिट होगा। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगला क्वेश्चन जो है इसका अगला क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है जी आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा पुनर्मूल्यांकन खाता है? कौन सा खाता है? पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नन ऑफ द दीज है? तो आप सभी जानते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो इस बात का ध्यान रखें कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बी इसका राइट ऑप्शन है अर्थात नॉमिनल अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है ना तो व्यक्तिगत खाता है ना वास्तविक खाता है बल्कि ये एक अवास्तविक खाता है अर्थात रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू ए पार्टनरशिप फर्म। कि एक नए पार्टनर को एक नए साझेदार को साझेदारी फर्म में शामिल किया जाता है। तो एक नए साझेदार को आप साझेदारी में शामिल करेंगे, कैसे शामिल करेंगे? विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ये बोलते हैं कि एक नए साझेदार को साझेदारी फर्म में शामिल किया जाता है कि अगर जो है वो सभी साझेदार इसके लिए सहमत हों। अगर कोई सभी साझेदारों में से कोई भी एक साझेदार इस बात के लिए एग्री नहीं है कि मान लो फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर हैं, वह डी को एडमिट करना चाहते हैं, ए यदि एग्री है, बी एग्री नहीं है और सी भी एग्री है तो तब भी वह पार्टनरशिप में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि साझेदार में एक साझेदार के प्रवेश के लिए सभी साझेदारों की सहमति होना जरूरी है। तो आपके पास ऑप्शन दिए, इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं। नंबर 1 विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, with the consent of any one partners, with the consent of 2/3 of the old partners। आपके पास ए ऑप्शन दिया है कि पुराने साझेदारों की सहमति के बिना, सभी साझेदारों की सहमति से, किसी भी एक साझेदार की सहमति से या पुराने साझेदारों के बहुमत से। तो मैंने जैसे आपको क्लियर बताया कि इसमें केवल मात्र अगर सभी साझेदार इसके लिए सहमत हों तभी जो एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश कर सकता है। ए बी सी 3 पार्टनर थे, डी को एडमिट करना चाहते हैं, ए एग्री है, सी भी एग्री है, बी एग्री नहीं है तो वह साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता। ए का एग्री होना, बी का एग्री होना, सी का एग्री होना, सभी का एग्री होना जो है वो जरूरी है यदि किसी नए साझेदार को साझेदारी में प्रवेश करना चाहते हैं, देना चाहते हैं। तो ये क्लियर सी इंडिकेशन है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स की सभी साझेदारों की सहमति से जो एक नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश कर सकता है। उसके बाद अगला आपके पास ऑप्शन दिया है, अगला ऑप्शन क्या दिया है जी आपके पास कि आपका अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू। पुराने साझेदारों का त्याग किसके बराबर होता है? आपके पास ए ऑप्शन दिया है देयर न्यू रेशियो, उनके नए अनुपात में। बी ऑप्शन दिया है देयर ओल्ड रेशियो, उनके पुराने अनुपात में।
सी ऑप्शन दिया है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, या डी ऑप्शन दिया है कि ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जी डी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, मतलब पुराने अनुपात माइनस नया अनुपात। तो जो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है वो बराबर होता है कि अगर आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर घटा दें तो आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है आ जाता है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 जो इसका अंतिम क्वेश्चन है, जिसमें द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज, साझेदारों के अवकाश ग्रहण का आशय क्या है। नंबर 1, ये जो आपके पास ऑप्शन दिया है इनकमिंग ऑफ ए पार्टनर इन ए फर्म, किसी साझेदार का फर्म में आना। बी ऑप्शन दिया है आउट गोइंग ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, किसी साझेदार का फर्म से चले जाना। सी ऑप्शन दिया है आउट गोइंग ऑफ ए पार्टनर्स ऑफ ऑल पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म, सभी साझेदारों का फर्म से चले जाना। या डी ऑप्शन है आपके पास दिया कि डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी आपका बी, आउट गोइंग ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साझेदार के अवकाश ग्रहण करने का आशय होता है कि किसी साझेदार के फर्म से चले जाना, कि अगर कोई साझेदार फर्म को छोड़कर चला जाता है तो इसका मतलब है कि साझेदारी से फर्म के साझेदार की रिटायरमेंट हो चुकी होती है। तो इस प्रकार से ये था जी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू। थैंक्स।